ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फॉर रिवीजन इज प्लेस ऑफ सप्लाई. आईजीएसटी एक्ट बेसिकली अभी अपन पढ़ रहे हैं. तो अपन ने जो भी सेक्शंस पढ़े वो सारे सीजीएसटी एक्ट में पढ़े या एसजीएसटी एक्ट में पढ़े. बट ये जो सेक्शंस अभी अपन पढ़ने वाले वो आईजीएसटी एक्ट वाले. बराबर है, एकदम सिंपल है. सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 12 तक आपके सिलेबस में. सो सेक्शन नंबर 7, डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई. एकदम सिंपल है. पहली बात तो याद रखना, मैं जो लेक्चर ले रहा हूं वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, वो क्यों मालूम करना है. बिकॉज अगर इंटर है तो आईजीएसटी आएगा, इंट्रा है तो सी और एसजीएसटी आएगा. अब बेटा इंटर और इंट्रा डिफाइन करने के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आपको देखने का है. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं मुंबई में बैठा हूं और मैं लेक्चर भी मुंबई में ले रहा हूं, तो मुंबई में मैं रजिस्टर्ड हूं, मेरा सप्लायर का लोकेशन मुंबई हो गया, मैं लेक्चर भी मुंबई की ही क्लास में ले रहा हूं. बट वो स्टूडेंट, इसमें से कोई स्टूडेंट राजस्थान से आया, कोई स्टूडेंट बंगाल से आया, कोई स्टूडेंट यूपी से आया, कोई स्टूडेंट मुंबई का ही है. सो स्टूडेंट कहां से आया वो मैटर नहीं करता है. मैं सप्लायर मुंबई का हूं, मैंने लेक्चर भी मुंबई में लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है, तो दोनों सेम स्टेट हो गया. तो इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई. इफ इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मुझे बिल पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. बराबर है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई का सिंपल मीनिंग है कि अपन ने लेक्चर मतलब अपन ने सर्विस कहां पे दिया है या अपन ने गुड्स कहां पे बेचा है. बराबर है. तो जब तक प्लेस ऑफ सप्लाई में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की बात नहीं हो रही है, तब तक लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इररेलेवेंट है. सो पहले तो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है. इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ अगर बेटा आपका सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में जा रहा है, मतलब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे. सप्लायर दमन का है, लेक्चर अंडमान में ले रहा है, तो दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे. अगर सप्लायर महाराष्ट्र का है, लेक्चर अंडमान में जाके ले रहा है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लेक्चर ले रहा है, तो इट इज अगेन एन इंटर स्टेट सप्लाई. सो इंटर स्टेट सप्लाई मींस सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी. हाउएवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे. एसईजेड डेवलपर को अगर कुछ गुड्स बेचा या उन लोग से कुछ गुड्स लिया है सर्विस के साथ, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए सेम रूल है, टू और बाय एसईजेड, तो इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे. और अगर फॉरेन टूरिस्ट को आपने कुछ सप्लाई किया है तो उसको हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे. फॉरेन टूरिस्ट को सप्लाई किया तो उसको हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे. सो इंटरस्टेट सप्लाई मींस सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी में, तो इंटर हो गया. मतलब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको इंट्रा बोलेंगे. दोनों सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में तो इंट्रा हो गया, अदरवाइज इंटर हो गया. बराबर है. नाउ अगर सपोज ये इंडिया है और इंडिया एक्सटेंड होता है इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक. बराबर है. सो इंडिया एक्सटेंड होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. अब अगर सपोज किसी का प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर ये 12 नॉटिकल माइल में आ रहा है, तो उसका जो लोकेशन होएगा वो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट माना जाएगा. सो लोकेशन विल बी द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट. अगर सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई. सॉरी, दैट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट. एक्सट्रीमली सॉरी. सेक्शन नंबर 10, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होएगा इन केस ऑफ गुड्स.
प्लीज आंसर बोलना। अगर सपोज मैं जो सप्लाई कर रहा हूं दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब मैं सेलर हूं और मैंने बायर को बोला है कि सर जहां पे आप बोलोगे मैं आपको गुड्स डिलीवर करके दूंगा, तो गुड्स का लोकेशन अलग है और सेल अलग जगह पे जाके कंप्लीट हो रहा है। लोकेशन ऑफ गुड्स अलग है, सेल अलग जगह पे जाके कंप्लीट हो रहा है, तो देर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जहां पे ये मूवमेंट टर्मिनेट होएगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो अगर मैं मुंबई का सप्लायर हूं, मैंने आपको गुड्स गुजरात में डिलीवर किया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। बट अगर सपोज मिस्टर ए जो है गुजरात का है, मिस्टर बी जो है वो राजस्थान का है, मिस्टर बी ने ए को ऑर्डर प्लेस किया है कि मुझे 500 टीवी चाहिए, सेम टाइम पे मिस्टर सी जो है गुजरात वाला, उसने राजस्थान वाले को ऑर्डर किया है कि मेरे को 500 टीवी चाहिए। सो ये मैन्युफैक्चरर है गुजरात वाला, होलसेलर है राजस्थान वाला, रिटेलर है गुजरात वाला। सो देयर आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में जहां पे ए टीवी बी को देने वाला है, दूसरा बी और सी के बीच में जहां पे बी टीवी सी को देने वाला है। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले, मतलब सप्लायर बोल रहा है कि जहां पे आप बोलोगे मैं डिलीवरी करके दूंगा। तो ये वाले केस में अगर ए ने गुड्स डायरेक्टली सी को डिलीवर कर दिया, सो इन दिस केस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो बी को थर्ड पर्सन बोलेंगे एंड इट विल बी डीम्ड दैट बी को ही गुड्स मिला है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन। सो गुजरात और राजस्थान में प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगा, एंड राजस्थान और गुजरात में प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। ये दोनों के बीच में गुजरात, ये दोनों के बीच में राजस्थान। तो सिंपली पुट ऐसा मानेंगे ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया है, बी ने सी को गुड्स डिलीवर किया। 10(1)(c) नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ओवर द काउंटर सेल। तो अगर सपोज आप मेरे दुकान पे आके सामान लेके जा रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा वो मेरा दुकान रहेगा, वो मेरा दुकान रहेगा, बराबर है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन का जरूरत है, मतलब मैंने आपको बोला है कि सर मैं मशीन आपको असेंबल करके दूंगा, तो जहां पे वो मशीन असेंबल हो रहा है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है। और अगर सप्लाई ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस है, मुंबई से ट्रेन जयपुर जा रही है, खाने का पैकेट गुजरात के स्टेशन पे लोड हुआ और पैसेंजर को बेचा, तो पैसेंजर को जब ट्रेन में खाना बेचा है वो ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात, दैट इज जहां से वो गुड्स लोड किया है इसमें क्या बोलते हैं ट्रेन में। इज दैट पॉइंट क्लियर? सब लोग बोलो फटाफट यार। ओके, सेक्शन नंबर 12 पहले पढ़ा रहा हूं। सेक्शन नंबर 12 इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों के दोनों इंडिया के अंदर, ये दैट इज दोनों के दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। सिंपल है। सेक्शन नंबर 12(2) जनरल प्रोविजन, बेटा रिवाइज किया है तो सेक्शन 12(3) से नीचे 12(14) में ना स्पेसिफिक है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये होएगा, इवेंट है तो ये होएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और गुड्स है तो ये होएगा। तो जो 12(3) से 12(14) है ना, वो सिर्फ 12-13 एंट्री है बस। तो बाकी जितनी भी सर्विस में दे रहा हूं, तो जो भी सर्विस है अपार्ट फ्रॉम 12(3) टू 12(14), वो सारी के सारे का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लेस रेसिपिएंट, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो अगर सपोज मैं सीए हूं, मैंने कोई सीए फॉर्म खोला हुआ है और मैं कोई क्लाइंट को कंसल्टेंसी देता हूं, अगर वो क्लाइंट रजिस्टर्ड है दिल्ली में तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। अगर वो क्लाइंट अनरजिस्टर्ड है बट वो मेरा रेगुलर क्लाइंट है तो उसका एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, तो स्टिल प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा। बट अगर वो क्लाइंट अनरजिस्टर्ड है और अगर वो मेरा रेगुलर क्लाइंट नहीं है, वंस इन अ वाइल आया,
तो इन दैट केस मेरे पास उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा, तो आंसर विल बी मुंबई, दैट इज मेरा लोकेशन. सो एवरीवेयर 12/3 से 14 को छोड़ के अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो LOR, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो भी LOR, अगर LOR अवेलेबल नहीं है तो LOS बन जाएगा. 12/3 ऐसा कोई भी सर्विस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली रिलेटेड होना जरूरी है. तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गया, फिर होटल अकोमोडेशन हो गया, फिर उसके बाद बैंक्वेट हॉल रेंट पे दिया, बोट हाउस, क्लब हाउस हो गया, और उससे एंसिलरी सर्विसेज. कोई भी सर्विस जो इनडायरेक्टली या रिमोटली रिलेटेड है वो इधर कवर्ड नहीं होएगा. तो एक सीए को अपने क्लाइंट का कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना है, और वो जो क्लाइंट है उसने क्या किया है, वो क्लाइंट ने अपने वो क्लाइंट ने घर बेचा है और उसका कैपिटल गेन्स अपने को कंप्यूट करना है. तो बेटा वो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है, तो 12/3 में नहीं आएगा. बट जो रियल एस्टेट एजेंट है, जब तक वो घर नहीं बेचेगा उसको कमीशन नहीं मिलेगा. कॉन्ट्रैक्टर, जब तक कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया तो लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी होएगा. बट अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होएगा. और अगर प्रॉपर्टी मल्टीपल लोकेशन पे है तो हर लोकेशन ईच स्टेट होएगा. सो अगर L&T को ओबरॉय ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है शिमला में होटल बनाने के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई शिमला हो गया. L&T को ओबरॉय ने होटल बनाने के लिए दुबई में बोला है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो गया. और अगर होटल शिमला, मुंबई, दिल्ली में बोला है तो शिमला, मुंबई, दिल्ली होएगा एज पर दी अग्रीमेंट. अग्रीमेंट नहीं है तो रीजनेबल बेसिस, किलोमीटर में डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर फीट में कर सकते हो, एंड सो ऑन. 12/4 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, ये पर्सनल सर्विस है, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग एंड सो ऑन. प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. सो अगर मैं हेयर कट करवाने के लिए पुणे में हेयर कट करवा रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे हो गया, दिल्ली में करवाया तो दिल्ली हो गया. 12/5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस. तो एक सीए फर्म है रजिस्टर्ड इन सूरत, उसने नीरज को फोन किया, मुंबई वाले को, और बोला कि सर हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो और ये ट्रेनिंग कैंप दिल्ली में है. सो सीए फर्म सूरत में रजिस्टर्ड है, नीरज मुंबई का है, ट्रेनिंग देने के लिए नीरज दिल्ली जा रहा है. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सूरत अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो. अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली जहां पे मैंने एक्चुअल में ट्रेनिंग परफॉर्म किया. सो रजिस्टर्ड है तो LOR, अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. 12/6 एडमिशन टू एन इवेंट. एडमिशन टू एन इवेंट और उसकी एंसिलरी सर्विसेज. एडमिशन का मतलब वो इवेंट का टिकट बेचना, एंसिलरी मतलब ऐसा सर्विस जिसके बिना वो टिकट नहीं बेचेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नेशनल पार्क जा रहे हो, से रणथंबोर नेशनल पार्क जा रहे हो, तो उसके टिकट के साथ साथ आपको उससे जीप भी रेंट पे लेना पड़ेगा. तो टिकट बेचने का प्लस जीप रेंटिंग का प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रणथंबोर, मतलब जहां पे वो इवेंट हेल्ड हो रहा है वो. सो एडमिशन टू कल्चरल, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड सो ऑन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड. बट अगर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है और उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब इवेंट मैनेजर की बात कर रहा है, तो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आंसर विल बी LOR. अनरजिस्टर्ड है तो अगर इवेंट दिल्ली में हुआ तो आंसर विल बी दिल्ली, पंजाब में हुआ तो आंसर विल बी पंजाब, दिल्ली पंजाब दोनों में हुआ तो इट विल बी ईच ऑफ सच लोकेशन. सो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट मतलब इवेंट मैनेजर को अपन ने हायर किया है. मैंने बोला है कि सर बिजनेस इवेंट है दिल्ली में, मैं गोवा में रजिस्टर्ड हूं, इवेंट मैनेजर पंजाब का है, दिल्ली में इवेंट है. बिकॉज रेसिपिएंट गोवा में रजिस्टर्ड है तो आंसर विल बी गोवा. अगर वो अनरजिस्टर्ड होता तो जहां पे इवेंट हो रहा है दैट विल बी द प्लेस. अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. इवेंट मोर देन वन स्टेट में हो रहा है तो इट विल बी ईच स्टेट अग्रीमेंट के बेसिस पे या तो रीजनेबल बेसिस पे. 12/8 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. तो अगर नीरज मुंबई का है, नीरज ने पंजाब के ट्रांसपोर्टर को बोला है कि मेरा सामान अहमदाबाद से सूरत पहुंचा दो, तो अगर मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूं, सामान किधर से किधर भी जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई जहां पे वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है.
बट अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी अहमदाबाद, जहां से मैंने गुड्स हैंड ओवर किया डिलीवरी के लिए, जहां से मैंने गुड्स हैंड ओवर किया डिलीवरी के लिए, बराबर है। सो रजिस्टर्ड है तो एलओआर, नहीं तो प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर। और अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन रहेगा, हैंडेड ओवर नहीं रहेगा। सो मुंबई से दुबई जा रहा है तो आंसर विल बी दुबई, मुंबई से गुजरात जा रहा है तो आंसर विल बी मुंबई, बट दिस इज ओनली व्हेन ही इज अनरजिस्टर्ड। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, अगर मैंने मुंबई से दिल्ली का फ्लाइट टिकट खरीदा है बट मैं पंजाब का रजिस्टर्ड आदमी हूं तो आंसर विल बी पंजाब। तो जब आप एयर इंडिया का फ्लाइट बुक करोगे तब आंसर, अगर आपने रजिस्टर्ड दिया है तो आंसर विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो फ्लाइट अगर दिल्ली से पंजाब जा रहा है तो आंसर विल बी दिल्ली। बट अगर आपने फ्लाइट बुक किया दिल्ली से पंजाब और पंजाब से दिल्ली रिटर्न, तो सेकेंड वाले जर्नी का आंसर विल बी पंजाब। दैट इज, अगर रिटर्न जर्नी है तो उसको हमेशा अपन सेपरेट जर्नी मानेंगे, रिटर्न जर्नी है तो हमेशा सेपरेट मानेंगे। तो रजिस्टर्ड है तो हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहेगा। अनरजिस्टर्ड है तो जहां से पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ रहा है वो आंसर रहेगा, बट रिटर्न जर्नी का सेपरेट हमेशा रहेगा। ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, क्रूज शिप का एग्जांपल पढ़ाया होगा। एक क्रूज शिप जो मुंबई से कोचीन जा रही है, कोचीन से कोलंबो जा रही है, कोलंबो से मालदीव्स जा रही है। अब ये क्रूज शिप पे जो पैसेंजर है उसने कोई स्पा का सर्विस लिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, जहां से क्रूज शिप पहली बार डिपार्ट हो रही है, जहां से क्रूज शिप पहली बार डिपार्ट हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये दोनों सर्विस में बेटा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपने मोबाइल फोन का कनेक्शन लिया है, आप कोई डेटा ट्रांसफर या एसएमएस का सर्विस कर रहे हो, आपने घर पे डिश एंटीना लगाया है, आपने घर पे इंटरनेट लगाया है, और अगर ये फिक्स लाइन के थ्रू हो रहा है, मतलब लैंडलाइन फोन्स, या आपके घर पे अगर जियो है तो जियो का जो कनेक्शन है बेटा वो लैंडलाइन के थ्रू, लाइन के थ्रू आ रहा है, तो जहां पे वो डिवाइस इंस्टॉल किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई होएगा। तो जियो वाले ने जो मॉडेम है वो मेरे घर पे इंस्टॉल किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा घर हो गया। डिश टीवी वालों ने मेरे बिल्डिंग के टेरेस पे इंस्टॉल किया डिश एंटीना तो आंसर मेरा बिल्डिंग का टेरेस हो गया। बट अगर मोबाइल के थ्रू सप्लाई हो रहा है, मोबाइल मतलब लैंडलाइन नहीं है, सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट आ रहा है, तो पोस्टपेड है या प्रीपेड है। अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, एज सिंपल एज दैट, पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस। अब बेटा बंदा रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है डज नॉट मैटर, बिलिंग एड्रेस नया है पुराना है डज नॉट मैटर, जो बिल पे एड्रेस लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट एड्रेस। बट अगर प्रीपेड है तो पहले वोडाफोन वाला वाउचर अपने डीलर को बेचेगा, फिर डीलर वाउचर अपने कस्टमर को बेचेगा। तो जब वोडाफोन डीलर को बेच रहा है आंसर विल बी डीलर का लोकेशन, जब डीलर कस्टमर को बेचेगा तो जहां पे वाउचर बेचा है दैट विल बी द आंसर। और अगर ऑनलाइन रिचार्ज कराया तो आंसर विल बी व्हाट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो वोडाफोन के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है वो। सो टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टपेड, प्रीपेड, पोस्टपेड लैंडलाइन है तो फिक्स जहां पे डिवाइस इंस्टॉल्ड है, प्रीपेड है तो फिर वाउचर डीलर को बेचा तो डीलर का लोकेशन, डीलर जब कस्टमर को बेचेगा तो जहां पे बेचा वो, और अगर ऑनलाइन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इधर तक कोई डाउट? So in transport of passenger अगर registered recipient हुआ तो always place of supply will be LOR ना, मतलब ऑलवेज एलओआर। उसमें फर्क नहीं पड़ता कि कंटिन्यूस जर्नी है कि नहीं है उसमें। हाँ वो जरूर फर्क नहीं पड़ता है। ओके, 12 बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर। अगेन अगर बैंक्स के पास अपने क्लाइंट का एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। सो अगर बैंक ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो वो नॉन अकाउंट होल्डर को भी दे सकता है तो वो केस में उसके पास एड्रेस नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मुंबई का जम्मू एंड कश्मीर घूमने के लिए गया और उधर उसने इमरजेंसी में डिमांड ड्राफ्ट बनाया आईसीआईसीआई बैंक से, और आईसीआईसीआई बैंक के पास उसका एड्रेस नहीं है बिकॉज वो उसका कस्टमर नहीं, मतलब अकाउंट होल्डर नहीं है, तो आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस में वेदर कस्टमर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट,
और एडवर्टीजमेंट सर्विस में बेटा प्लीज रिमेंबर एडवर्टीजमेंट सर्विस 12(2) में जाता है, बट अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो 12(13) में जाएगा। अगर मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए किसी को हायर किया है तो वो 12(2) में जाएगा, बट अगर होर्डिंग गवर्नमेंट ने लिया है तो 12(3) में जाएगा। एडवर्टीजमेंट अगर महाराष्ट्र में किया तो आंसर महाराष्ट्र रहेगा। अगर एडवर्टीजमेंट महाराष्ट्र गुजरात पंजाब में किया तो महाराष्ट्र गुजरात पंजाब रहेगा, बेस्ड अपॉन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट नहीं है तो रीजनेबल बेसिस। So that was your section number 7 to section number 12 of IGST Act, that is place of supply.